अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया और G6PD डेफिशिएंसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इम्यून मेडिएटेड हेमोलाइटिक एनीमिया से आपको क्या समझ आ रहा है कि ऐसा एनीमिया होगा जिसमें हेमोलिसिस हो रही होगी, और वो किस वजह से होगी? इम्यून मेडिएटेड। इम्यून मेडिएटेड मीन्स इसमें आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, पर्टिकुलरली और एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो दो तरह की होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं और आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में ऐसी स्टेट होती है ना, जब हमारी बॉडी वार्म होती है, मींस के जो नॉर्मल हमारा ऑप्टिमल सिस्टम होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस की के लिए जो है ना, इसके ऊपर हमारी आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो काम करती हैं, वो हिमोलिसिस करती हैं आरबीसीज़ की। ठीक है, ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये जो हमारी आरबीसीज़ की सरफेस प्रोटीन्स होती हैं ना, उनके ऊपर जाके ये बाइंड कर जाती हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, और उसकी वजह से फिर जो आरबीसीज़ की चेंज हो जाता है शेप, उनकी जब मेम्ब्रेन जो होती है उनमें ब्लब्स वगैरह बनते हैं, तो उनकी शेप जो है वो स्फीरोसाइट्स की तरह बन जाती है। ठीक है, अब देखें स्फीरोसाइटिक एनीमिया में हमने देखा था कि उनमें एक्चुअली हमारी साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की एबनॉर्मेलिटी थी, इनका आयरन स्पेक्ट्रम वगैरह, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी जो शेप थी वो स्फीरोसाइट्स बन रही थी। लेकिन स्फीरोसाइट्स हमें जो है वो आईजीजी मेडिएटेड जो आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन होती है उसमें भी हमें नज़र आते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो होती है आईजीएम एंटीबॉडी, वो हमारी नहीं पसंद करती 37 डिग्री टेम्परेचर को। आपने हमेशा याद रखना है कि वो हमारी होती है 30 डिग्री से कम टेम्परेचर में जो है ना ये काम करती है। ठीक है, तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है आईजीएम एंटीबॉडी को हिमोलिसिस करने के लिए, वो होती है 30 डिग्री से कम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आईजीएम जो होता है ये हमारी पॉलीसैकेराइड जो एंटीजन होती है उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आरबीसीज़ होते हैं उनकी शेप तो चेंज नहीं होती, लेकिन उनकी जो है ग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो इस तरह से जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आईजीजी को हम इसलिए कहते हैं वार्म इम्यूनोग्लो वार्म जो है ना, ये हमारे पास ग्लूटिनिन है, और जो आईजीएम होती है क्योंकि वो टेम्परेचर उसका कम होता है एक्टिविटी करने का, इसलिए हम उसको कोल्ड एग्लूटिनिन कहते हैं। अब इसको हम बुक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन कौन सी हो सकती है, आईजीजी और आईजीएम हो सकती है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीजी मीडिएटेड डिजीज़ की। ठीक है, अब आईजीजी मीडिएटेड डिजीज़ जो होती है ना वो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस करती है, याद रखना है हमेशा। आईजीएम जो होती है वो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करती है। ठीक है, अगर वेसल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें आईजीएम मेडिएटेड डिजीज़ होगी, आईजीएम की वजह से होगी। ठीक है, और अगर हमारे वेसल्स के बाहर हेमोलिसिस हो रही है तो उसमें हमारी आईजीजी होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आईजीजी जो होती है वो वार्म टेम्परेचर पे आरबीसीज़ के साथ बाइंड करती है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये जो जब ये इस तरह से बाइंड की होती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वास्कुलर है ना, तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हमारे पास स्प्लीन के मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये जो जब देखते हैं कि आरबीसीज़ के ऊपर ये एंटीबॉडी आईजीजी लगी हुई है, तो ये जाते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, और जाके जो है ना मैक्रोफेजेस इस तरह से जाएंगे और इस तरह से उनको क्या करेंगे कि कंज्यूम करेंगे। जब कंज्यूम करेंगे तो आरबीसीज़ की जो शेप होगी वो क्या होगी? मेम्ब्रेन टूटने की वजह से आरबीसीज़ की जो शेप होगी वो स्फीरोसाइटिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो डिज़ीज़ आती है ना, मतलब आईजीजी मेडिएटेड, वो होती है एसएलई या हमारी कोई ड्रग्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को जो है ना एसएलई डिजीज़ है तो उसमें एक्चुअली हमारे पास आईजीजी मेडिएटेड जो है ना हिमोलिसिस हो रही होती है। या जो लोग क्रोनिक ल्यूकोसिटिक लिकीमिया के लोग होते हैं, लिम्फोसिटिक लिकीमिया के लोग होते हैं, सीएलएल के लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऐसे होता है। ये ड्रग्स जो ले रहे होते हैं लाइक पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो ड्रग होती है ना वो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर आरबीसी। ठीक है, और ये जो आपने ड्रग ली, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आपने ली, तो पेनिसिलिन जाके आरबीसीज़ के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जब ये जो आईजीजी देखती है कि पेनिसिलिन आरबीसी के साथ बाइंड हुई हुई है, तो ये जाके इस तरह से आईजीजी एंटीबॉडी उधर जाके ड्रग मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी जाके ड्रग मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, और फिर क्या करेगी? ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो ड्रग में इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी एक्स्ट्रा वास्कुलर। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन ले रहे हैं या सेफ्लोस्पोरिन्स, जिसकी वजह से ये इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स आ रहा है, उस ड्रग को छोड़ दिया जाए और स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाएँ ताकि वो जो ऑटो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो। ठीक है, या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम लें। ठीक है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम लें, और
जो है अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम, क्योंकि एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है, तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस में हमारा स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस का काम हो रहा होता है, तो हम ऐसे लोगों की स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और हीन्स बॉडीज़ बनेंगी। हीन्स बॉडीज़ कह रही हूँ, वो जो होती हैं जॉली बॉडीज़, ठीक है, वो जॉली बॉडीज़ बनेंगी। अच्छा, आईजीएम में क्या होगा? आईजीएम मैंने आपको बताया इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो रही होती है। ये कोल्ड टेम्परेचर पे जो है वो एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इनको हम कोल्ड एग्लूटिनेंट्स कहते हैं। जब आपने माइकोप्लाज्मा निमोनिया भरा था तो उसमें आपने देखा था कि इस तरह से कोल्ड एग्लूटिनेंट्स जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस याद रखना है आपने डिफरेंस आईजीएम के अंदर और आईजीजी में, कि आईजीजी में एसएलई या ड्रग्स की वजह से हो रहा था, आईजीएम में माइकोप्लाज्मा निमोनिया या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कोम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट आपने आप ये डायग्नोज करने के लिए हेल्पफुल होता है कि जो हमारे पास इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है वो क्या है, कैसा है। ठीक है, टेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट जो होता है कोम्स कि देखें, इस तरह से ना हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कि जो पेशेंट का ब्लड है ना उसके अंदर आरबीसीज होते हैं, और अब यहाँ पे देखें ये जो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट होता है ना, इसमें हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट के जो आरबीसीज हैं वो कोट हुए हुए हैं एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, ये जो आपके पास डायरेक्ट वाला है, ये पेशेंट के जो है वो क्या है, आरबीसीज हैं और उनके ऊपर जो है एंटीबॉडी लगी हुई है, आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से जो है ना क्या देते हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबिन देते हैं। अब क्या होता है कि अगर तो वो एंटीबॉडी ह्यूमन के आरबीसीज के साथ लगी होगी ना, तो ये एंटीबॉडी जो हमने बाहर से दी है एंटी ह्यूमन ग्लोबिन, उस एंटीबॉडी के साथ जाके लग जाएगी और अंदर अंदर क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने एंटीबॉडी दी है वो हमें बताएगी कि वाकई ही जो एंटीबॉडी हम सस्पेक्ट कर रहे थे ना वो हमारे आरबीसीज के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कोम टेस्ट होता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी एंटीबॉडी है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट में ना पेशेंट की जो है, पेशेंट के प्लाज्मा में सिर्फ एंटीबॉडी होती है, आरबीसीज नहीं होते। ठीक है, और हम बाहर से क्या देते हैं, हम आरबीसीज और एंटी ह्यूमन ग्लोबिन बाहर से देते हैं। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ एंटी ह्यूमन ग्लोबिन दी थी, इसमें हमने जो है वो टेस्ट आरबीसीज भी साथ दिए हैं। जब हम टेस्ट आरबीसीज और एंटी ह्यूमन ग्लोबिन देंगे तो फिर हमारे पास जो होगा ना वो इल्यूटिनेशन होगी, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एंटीग्लोबिन। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि बाहर से हम जो है ना ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, अगर तो पेशेंट की हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया और पेशेंट के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बैठी हुई हैं वो वाली इसके खिलाफ, तो वो जाके उसके साथ जमा हो जाएंगी और एग्लूटिनेशन करवा देंगी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट होता है। तो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट क्या करता है, कन्फर्म करता है कि पेशेंट के अंदर जो है एंटीबॉडी कोटेड आरबीसीज हैं कि नहीं। ठीक है, और जो हम बाहर से क्या देते हैं, एंटी ह्यूमन जो ग्लोबिन होती है वो देते हैं। एग्लूटिनेशन हो जाएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बाकी आरबीसी जो है वो कोट हुए हुए थे एंटीबॉडी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया का। और जो इनडायरेक्ट होता है वो हमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ बताता है। ठीक है, ओनली प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द पेशेंट सीरम। हम बाहर से क्या देते हैं, आईजीजी, एंटी आईजीजी और टेस्ट आरबीसीज देते हैं, और फिर एग्लूटिनेशन होती है अगर तो सीरम में वो एंटीबॉडीज़ जिनकी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। फिर आता है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें आपको क्या समझ आ रही है कि एनीमिया हो रहा है आरबीसीज की टूटने की वजह से, लेकिन माइक्रो एंजियोपैथिक है, मींस के जो छोटी छोटी हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर। तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज जो होते हैं वो जब सर्कुलेशन में पास हो रहे होते हैं तो वो छोटी छोटी वेजल्स में टूटना शुरू कर देते हैं, इसको आप कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब क्रोनिक हिमोलिसिस की वजह से क्या होता है हमारे पास कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये तब होता है जब छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बस बने हों या प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स हों या किसी के एओर्टिक स्टेनोसिस हो। ठीक है, माइक्रो थ्रोम्बाई जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं शिस्टोसाइट्स इन द ब्लड स्मीयर। बात करने की ये है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया के आरबीसी जो हैं वो ब्लड वेजल जो छोटी छोटी हैं उनमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, अंदर ही ब्रेक डाउन शुरू हो गया इंट्रावास्कुलरली, ऐसे लोगों में जिनके अंदर छोटे छोटे थ्रोम्बस बने होते हैं। जब उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे थ्रोम्बस बनेंगे तो आरबीसीज इस वेसल से गुजरते हुए टकरा के इनसे गुजरेंगे तो टूटेंगे ना। ठीक है, और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स किन्होंने लगाए हुए होंगे, नकली हार्ट वॉल्स लगाए हुए होंगे, और हार्ट वॉल्स के इर्द गिर्द जब आरबीसीज से गुजरे होंगे तो उनके साथ टकरा के टूटेंगे ना, अगर वो जो है वो नहीं सही बने होंगे। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस अगर हुई होगी, एओर्टा का जो ल्यूमेन होगा वो छोटा सा हो जाएगा, तो वो जब आरबीसीज उसमें से टकरा के गुजरेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे आरबीसीज होंगे ना तो इनको हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं और वो हमें इस तरह से अपीयर होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो रही है।
इन केसेस में। फिर होता है मलेरिया। मलेरिया जो है ये आपको पता है प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारे पास पैरासाइट होता है जो कि एक्चुअली ट्रांसमिट होता है बाय द मॉस्किटो। वेक्टर होता है इसका इनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। अब हमारे आरबीसीज़ के अंदर जो होता है ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, ठीक है। और साइक्लिक फीवर आता होता है। जब आपने अपनी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने प्लाज्मोडियम वगैरह का लाइफ साइकिल देखा होगा। आपके जो आरबीसीज़ के अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिर वो टूटते हैं आरबीसीज़, उनमें से उनकी बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे वो जो निकलते थे, और फिर वो दोबारा से लाइफ साइकिल उनकी होती जाती हमारे आरबीसीज़ को तोड़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों में हेमोलिसिस होती है। तो प्लाज्मोडियम जैसे ही वो आरबीसीज़ टूटते हैं उनमें से हमारे मलेरिया के वो जो निकलते हैं सारे, प्लाज्मोडियम निकलता है उसके, ठीक है। तो उसी वक्त पेशेंट को फ़ीवर होता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपायर में रोज़ाना फ़ीवर होता है और विवेक्सोवेर में जो है ना क्या होता है कि एवरी अदर डे फ़ीवर होता है, ठीक है। और स्प्लीन जो होती है वो इन टूटे हुए आरबीसीज़ को कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस भी कुछ ना कुछ हो रही होती है। वैसे तो हमने देखा ना इंट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, उसकी कैटेगरी में हम देख रहे हैं इसको, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस भी हो रही होती है ऐसे लोगों में, जिसकी वजह से उनके अंदर स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक है। अब होती है हमारे पास एनीमिया ड्यू टू द अंडर प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने जितने भी पढ़े हैं इसमें ये हो रहा था कि हिमोलिसिस हो रही थी एक्स्ट्रा वास्कुलर या इंट्रावास्कुलर, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है बोन मैरो जो उसको कंपनसेट करने के लिए काम कर रही थी, रेटिकुलोसाइट को 3% से ज़्यादा करेक्टेड काउंट कर रही, लेकिन अब अंडर प्रोडक्शन है, हमारी बोन मैरो ही आरबीसीज़ नहीं बना रही, ठीक है। तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ बाय द बोन मैरो, जिसमें क्या होता है रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाता है। इसका कॉज क्या होता है कि जितने भी कॉजेज़ हमने देखे हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया के, वो हो सकता है या किसी के रीनल फेलियर हो गया है जिसकी वजह से वो हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रही जिसने आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करनी थी, ठीक है। और डैमेज हो गया हमारे बोन मैरो के प्रिकर्सर सेल्स का, जिन्होंने हमारे आरबीसीज़ या हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको बनाना था, ठीक है। तो ये इसके कॉज हो सकते हैं। और पार्वोबिनाइन वायरस होता है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि जिनके अंदर इसका बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है ना, उनको ये इन्फेक्ट करता है हमारे प्रोजेनिटर आरबीसीज़ के सेल्स को, और उसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है। हाँ, ये ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव होता है, खुद ही ये ठीक हो जाता है इन्फेक्शन, तो पेशेंट को जो है वो उनकी जो रुकी होती है आरबीसीज़ की प्रोडक्शन वो ठीक हो जाती है खुद ब खुद, ठीक है। फिर ए प्लास्टिक एनीमिया आता है। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें हमारे सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो बनाना छोड़ देती है। कौन कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसीज़ हमारे, ठीक है, हमारे जो हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं बनाएगी बोन मैरो, और प्लेटलेट्स भी नहीं बनाएगी, ठीक है, तीनों हमारे नहीं बनेंगे। अब जनरल सी डिस्कशन कर लेते हैं। आरबीसीज़ हमारी बोन मैरो नहीं बनाएगी जब, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया, जब ये तीनों चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो रही होती बोन मैरो से। आरबीसीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो एनीमिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, पेशेंट की ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी, ठीक है। तो जब हमारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग्स हो सकते हैं, कोई रेडिएशंस हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो अब पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, जिसमें एनीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा मींस डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, और ल्यूकोपिनिया हो जाएगा मींस डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसीज। और रेटिकुलोसाइट काउंट क्यों कम होगा, क्योंकि बोन मैरो ही ख़राब है, ठीक है। इटियोलॉजीज़ क्या हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया, ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रग्स या केमिकल्स हो सकते हैं। और जब हम बायोप्सी करवाते हैं ऐसी बोन मैरो की तो वो बिल्कुल खाली होती है, उसके अंदर कोई हमारे पास जो है ना नहीं बन रहे होते, कुछ भी इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही होती। जब वो खाली होती है तो उसमें सिर्फ फ़ैट रह गया होता है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर हमें सिर्फ फ़ैट नज़र आता है, ठीक है, फ़ैट नज़र आता है, खाली होती है वो। तो ऐसे ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ऐसी बोन मैरो का, हम जो ड्रग्स हैं जो ऐसी बोन मैरो को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो इन्फेक्शन है उसको हम ट्रीट करेंगे, साथ में हम उसको ट्रांसफ्यूजन्स देंगे और मैरो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देंगे, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह, ताकि ये इनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। इम्यूनोसप्रेशन जो है ये भी हेल्पफुल होती है। अगर तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बोन मैरो ख़राब हो गई है तो उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेशन करते हैं, और कभी कभार हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हम तो ऐसे पेशेंट नहीं ना ज़िंदा रह सकते जिनके अंदर इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं, जिनके अंदर एनीमिया होता जा रहा है, जिनके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको ये प्लास्टिक एनीमिया की बोन मैरो दिखाई हुई है, ये सारे देखें फ़ैट से भरी हुई है बोन मैरो, ये फ़ैट 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 सारी फ़ैट एडिपोज टिश्यू जमा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, होता है माइलो
मेटास्टिक प्रोसेस, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिन लोगों के अंदर मेटास्टेटिक कैंसर होता है, मीन्स उनके किसी भी बॉडी के पार्ट में जो है ना कैंसर था, अब वो कैंसर जो है वो स्प्रेड करके मेटास्टाइज करके हमारी बोन मैरो में आ गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन मैरो अपना काम करना छोड़ देती है और उसकी वजह से पैनसाइटोपीनिया हो जाता है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट समरी के हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें बोन मैरो ना प्लेटलेट्स बनाती है, ना आरबीसीज बनाती है और ना हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट यही होगी ना कि हम बाहर से ही पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन या बोन मैरो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देते हैं या हम बोन को ट्रांसप्लांट कर दें। So this is all about your chapter blood RBCs disorder, in which we discussed it under the 3 headings, जिसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड द नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ठीक है। हो सब में एनीमिया ही रहा था। माइक्रो से अब जो हमारे पास जो है नॉर्मोसिटिक में, माइक्रोसिटिक में तो हमने 4 पढ़ी थी ना, एनीमिया और क्रॉनिक एनीमिया डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और आपके पास जो है था आपके पास वो था ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसिटिक में हमने 2 ही पढ़े थे, विटामिन B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी। नॉर्मोसिटिक में ज़रा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी थोड़ी सी, के उसमें हमारे पास इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, मतलब नॉर्मोसिटिक में एज अ होल ये था कि प्रोडक्शन कम हो रही है या फिर हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा फर्दर आपके पास जो है वो 2 तरह की थी, कि इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन हो रही है या एक्स्ट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। अगर तो वेसल्स के बाहर हो रही है तो फिर क्या था, और अगर वेसल्स के अंदर हो रही है तो फिर क्या था, ठीक है। वेसल्स के बाहर होती है तो वो सिकल सेल एनीमिया या हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होती है, और अगर इंट्रावास्कुलर की बात करें तो उसमें कुछ भी हो सकता है, G6PD डेफिशिएंसी हो सकती है, या हमारे पास जो है वो हो सकती है आपकी पैनसाइटो वो जो है पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हेमाटूरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से, और अगर नॉर्मोसिटिक की दूसरी बात की जाए कि बोन मैरो ही आपकी बनाना छोड़ गई है, तो फिर ये माइलोस्थेटिक प्रोसेस हो सकता है, या एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है आपकी बोन मैरो में, या पार्वो बी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मलेरिया भी हमारे पास इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में आ रहा था, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया भी हमारे उसमें आ रहा था, और ये इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी उसमें आ रहा था, ठीक है। ये सारे आपने इसको लिंक करके पढ़ना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर।